ये ख्वाबों को पूरा कैसे करोगे? नारों से ख्वाब पूरे नहीं होंगे, मेहनत से होंगे, कुर्बानी से होंगे, अमल से होंगे, इत्तेहाद से होंगे और इलेक्शन के दिन वोट डालने से होगा। और याद रखो, हमारे जाने के बाद शैतान के एजेंट आएंगे। शैतान के एजेंट आएंगे। तो जब वो आएंगे आप क्या कहेंगे? जब शैतान के एजेंट आएंगे आप क्या कहेंगे? नहीं आई कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शैतान और उसके एजेंट आएंगे तो आप कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। दोस्तों, अब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दे रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। सीमांचल ही नहीं, पूरे देश के मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम दावत दे रहे हैं कि अररिया की सरजमी को खिताब करे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। तो फिर मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करिए। मजलिस यही काम बरसों से कर रही है और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार में 19% मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम इन तमाम नाइंसाफियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इंसाफ अगर आप चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी सियासी क़ियादत को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए। जब चुनाव आती हैं, इतनी बड़ी सभा होती है और जब चुनाव आते हैं तो हम वोट नहीं डालते। और वोट किस बुनियाद पर हम डालते हैं? खौफ की बुनियाद पर वोट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिल में खौफ है कि अगर मजलिस को वोट देंगे तो फिर क्या बीजेपी आ जाएगी? मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिर वो रिवायती पार्टी जो बरसों से हमारे पास है उसका क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, अगर आप अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाएंगे तो फिर कोई गैर आकर आपके घर को नहीं बनाएगा। अगर आप एक घर को बनाने के लिए अपने हाथों से बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कल कोई आकर उस पर तामीर भी नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको फैसला करना है। किसी एक कौम के लिए, एक समुदाय के लिए 50-60 साल का एक अरसा बड़ा लंबा होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर। हमने ट्रायल एंड एरर बहुत कर लिया, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। अब हमको ये फैसला लेना है कतई तौर पर कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। बिहार में अगर आप प्रकाश की मिसाल ले लीजिए, अगर कोई हमारे ब्राह्मण भाई बहन है, भूमियार भाई बहन है, ठाकुर भाई बहन है, अग्रवाल समाज के हैं, उनके पास उनका नेता है। अगर ईबीसी की बात करेंगे तो हमारे उन ईबीसी भाई बहन के पास उनका नेता है। कुर्मी कुशवाहा की बात करेंगे तो उनके पास नेता है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो उनके पास नेता है। यादवों की बात करेंगे तो बोलेगा कि मैं यकीनन मेरे पास राजद है। अगर आप पासवान और मांझी की बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ हमारे पास नेता है। अगर किसी के पास सियासी नेता नहीं है तो बिहार के 19% मुस्लिम समुदाय के पास उनका नेता नहीं है। और आप सिर्फ ये यहाँ पर जलसे में या फिर इस नुक्कड़ सभा में जमा होकर आप नारे लगाकर अपने घर को जाके सो जाएंगे, और अगर आपके जिस्म में, आपकी सोच में, आपके अमल में कोई तब्दीली नहीं पैदा होगी तो फिर इसका क्या फायदा?
ये फैसला आपको और हमको करना है। हम ही से हमारे पैर का कांटा निकलेगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और याद रखिए, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो आपको जानकर खुशी होगी, हैरत भी होगी कि रास्ते आपके लिए बनते जाएंगे। मगर नौजवानों, याद रखो, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की मंजलिस लड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि आने वाला कल तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल की मिसाल बने। और ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेखौफ होकर, एकजुट होकर आप एमआईएम पार्टी के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए या उसको बनाइए। लोग मुखालिफत करेंगे, लोग आपसे आकर कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया। बिहार में भागलपुर का फसाद हुआ था और भागलपुर के फसाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उनकी लाशों को खेतों में दफना दिया गया और उनकी लाशों के ऊपर से फूल गोभी उग रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई कमीशन की रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूं। क्या हुआ, क्या भागलपुर में किसी को इंसाफ मिला? बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट किसका है? दलितों के बाद मुसलमानों का है। अगर स्कूल की कमी है तो किसके इलाकों में है? दलित और मुसलमान के इलाके में। हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं खोले जाते तो कहां पर, किसके इलाकों में, किसके महल्ले में, किसके गांव में? किसान है तो उनको इसकी कीमत नहीं मिलती। सीमांचल का इलाका है तो यहाँ पर एम्स नहीं खोला जाता। सीमांचल का इलाका है तो गाया की तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फैक्ट्री नहीं खोली जाती। सीमांचल है तो यहाँ पर ट्रेन की पटरियों की लाइन नहीं डाली जाती। कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोला जाता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। मुझे माफ करिए अगर किसी को तकलीफ हो रही है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो यकीनन तमाम मसाइल हल होंगे। अगर आप अपने शऊर का सबूत देंगे, जिंदगी का सबूत देंगे, अगर आप एहतजाज करने पर आएंगे, अगर आप एक होकर मजलिस को वोट देंगे तो आप देखेंगे तब्दीली पैदा होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हर सियासी पार्टी सिर्फ आपको आकर कहेगी कि देखो हम तुमको बचाएंगे आरएसएस से, और जब वोट ले लेंगे उसके बाद जब हम पर हमले होंगे गांव रक्षक की तरफ से या फसाद होगा तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि पिछले 40 साल में अगर हाँ पर हमने कुछ तरक्की की, कुछ हमने दुनिया में हासिल किया, तो इसमें कौन सी सेकुलर पार्टी ने आपकी हमारी मदद की? नेता तो बना दिए जिनकी जबानों पर ताला लगा हुआ है, इलेक्शन जीत कर आ गए, मगर विधानसभा में गूंगे और अंधों की तरह बैठते हैं, बहरों की तरह बैठते हैं। इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि खड़े होकर मिल्लत मजलूमा की तकलीफ को बयान कर सके। मेरे भाई, आपको एक हरकियाती लीडरशिप की जरूरत है जो आपके दिल की, जज्बात की, आपके मसाइल की सही तर्जुमानी कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आइए मजलिस का साथ दीजिए। हम तुम्हारे दिल में छुपे हुए ख्वाबों को, अरमानों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर आप हरकत आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ हरकत एक ही करना है कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन जहां पर मजलिस का कैंडिडेट होगा वहां पर पतंग छाप पर आप बटन लगाकर बता दीजिए इन तमाम सियासी पार्टियों को कि अब हम और तुमको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोग, मैं पिछले 25-30 साल से सुन रहा हूं एम वाई। वाई को फायदा हुआ, एम को क्या फायदा हुआ मुझे बताओ। एम वाई के नाम पर सिर्फ वाई की बात होती है। एम वाई के नाम पर सिर्फ वाई के, वहां पर उनके घर में चिराग जलता है।
MY के नाम पर मुख्यमंत्री M नहीं बनता, कोई और बन जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। मैं कोई परवाह नहीं करता कि मुझे लोग मुझ पर इल्जाम लगाते, मुझको गाली देते, क्या क्या बात करते मेरी बारे में, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जब इस दुनिया से मर कर जाऊंगा तो हशर के मैदान में ये इल्जाम लगाने वाले आकर मेरी ताईद नहीं करेंगे, मेरे आमाल मेरी मदद करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पर हम जन्नत में जाएंगे। याद रखो, अगर हम दुनिया में हैं तो हमको ये देखना जरूरी है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 साल हमने राजद को यहाँ का बिहार का इख्तिदार दिया, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, बताओ फिर कौन सी ऐसी चीज हुई। एक मामूली सालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर है किशनगंज में, वो दम तोड़ रहा है, उसको मदद नहीं कर सकता कोई। बताइए फिर क्या होगा अगर आप खुशफहमी का शिकार है। याद रखो, जो कौम सो जाएगी, फिर वो अगर सो गई तो सुबह कयामत में जब सूर फूंका जाएगा तुम उसी वक्त बेदार होगे। ये वक्त है बेदार होने का। जिंदगी का सबूत दीजिए और हरकत करिए। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुमको दावत दे रहा हूं, तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं, तुम आगे बढ़ो। क्या तुम तेजस्वी के तरह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? मुझे बताओ, क्या तुम में काबिलियत नहीं है? कितने लोग यहां पर पढ़े लिखे, हाथ उठाओ। तो फिर आपके पास अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है। याद रखो, इस काबिलियत को इस्तेमाल करो, इस काबिलियत को इस्तेमाल करो नाइंसाफी के खात्मे के लिए। इस काबिलियत को इस्तेमाल करो किसी मजलूम के आंख से बहते हुए आंसू को रोकने के लिए। अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम दुनिया को हिम्मत दे सको। अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए। इस काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम दुनिया को उम्मीद दो। ये काम आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं तुम्हारी नारों का, तुम्हारे मेरे लिए तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मेरा ख्वाब यह है कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत बने। जो लोग बार बार आकर कहते हैं कि मुसलमानों की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो नुकसान होगा, ये सबसे बड़े झूठे, कज़्ज़ाब और जालिम लोग हैं। याद रखो मेरी इस बात को। ये गुलाम है उन सियासी पार्टियों के जिनके फेंके हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम किसी के दर की फेंकी भी हड्डी नहीं उठाएंगे, हम अपने हिस्से का जो शेर है लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन लोगों से बचो जो तुम्हारे दिलों में नाउम्मीदी पैदा कर रहे हैं कि तुम नेता नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूं, सीमांचल की जनता ना सिर्फ बिहार की क़ियादत कर सकती है, बल्कि सीमांचल का एक नौजवान लड़का है, लड़की इंशाअल्लाह भारत को भी लीडरशिप दे सकता है। ये काबिलियत आप में है, इसको इस्तेमाल करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपने आप में। याद रखो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। अगर तुम्हारी मंजिल तुमको सितारों में नजर आ रही तो उन सितारों को हासिल करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा करो और तवक्कल करो। अल्लाह ही हमको कामयाब और कामरान करने वाला है, मगर कोशिश करना हमारे हाथ में है, जुस्तजू करना हमारी जिम्मेदारी है, कुर्बानी देना हमारी फितरत में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें मुझे कहना था। इस इंसाफ के कारवां के लिए, न्याय यात्रा के लिए चुनाव आ रहा है तो कोई कह रहा है कि मैं 10,000 महिलाओं को दूंगा, तो कोई कह रहा है मैं आ गया तो 2,500 दूंगा। अरे भाई, तुम 15 साल की सत्ता का हिसाब नहीं दे सकते, तुम कौन से महिलाओं का साथ दोगे? आज आप देख रहे हैं कि मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब ने
मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया वक्फ का, उसको वक्फ तरमीमी कानून कहते हैं, जिसके जरिए से बिहार की मस्जिदों को खतरा पैदा हो गया, बिहार के दरगाहों को खतरा पैदा हो गया, बिहार के खानकाहों को वीरान करने की नाउजुबिल्लाह कोशिशें की जा रही है। वो कब्रस्तान जिसमें हमारे बुजुर्ग आराम से सो रहे हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही है। वो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, जिस पर कोई काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बना दिया गया। उठो, ये वक्त उठने का है, ये वक्त काबे गफलत में सोने का नहीं है। अगर आप बेदार नहीं होंगे तो कोई आकर नहीं तुमको बेदार कर सकता। ये बेदारी का सबूत आपको देना है, यही पैगाम हम आपको देने आए हैं। और सीमांचल की सरजमीन पर बार बार मोदी आते हैं और आकर कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी है। मैं मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को कह रहा हूँ, खबरदार, सीमांचल को बदनाम तुम नहीं कर सकते इस तरह की जुमलों को इस्तेमाल करके। सीमांचल में कोई घुसपैठी बांग्लादेशी नहीं है। सीमांचल एक गयूर, भारत से मोहब्बत करने वालों की यहाँ पर लोग हैं, जो भारत पर अपना हर चीज हमारे बुजुर्गों ने मिटा दिया। अगर मोदी दोबारा आकर यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी कहेंगे तो हम आज ही उनको जवाब दे देते हैं, मोदी जी, दिल्ली में जो आपकी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी है उसको लाओ सीमांचल में, हम हाथ पकड़कर उसको बांग्लादेश पे ढकल देंगे। वो बांग्लादेशी क्यों बैठी है भारत में, बताओ हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बढ़िए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपने वोट के जरिए, अपने दुआओं के जरिए मजलिस को कामयाब करिए। आप अब नेता बनेंगे, आप पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। किसके पॉलिटिकल लीडर बनेंगे? किसके पॉलिटिकल लीडर बनेंगे? क्या आप सीमांचल को रास्ता दिखाएंगे? क्या आप बिहार को रास्ता दिखाएंगे? क्या आप भारत की नुमाइंदगी करेंगे? क्या आप ख्वाब देखते हैं कि एक दिन आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आप एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन सीमांचल का कोई लड़की या लड़का भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये ख्वाबों को पूरा कैसे करोगे? नारों से ख्वाब पूरे नहीं होंगे, मेहनत से होंगे, कुर्बानी से होंगे, अमल से होंगे, इत्तेहाद से होंगे और इलेक्शन के दिन वोट डालने से होगा। और याद रखो, हमारे जाने के बाद शैतान के एजेंट आएंगे। शैतान के एजेंट आएंगे। तो जब वो आएंगे आप क्या कहेंगे? जब शैतान के एजेंट आएंगे आप क्या कहेंगे? नहीं आए कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शैतान और उसके एजेंट आएंगे तो आप कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई माला बना करके स्वागत, माला बनाए। माशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह सलामत रखे हमारे।